जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि जनतंत्र में असहमति और विरोध जताना मौलिक अधिकार है और अगर नागरिक किसी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करने के लिए इसका सहारा लेते हैं तो इससे देश की नींव को कोई खतरा नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय के दौरान असहमति और विरोध के मामले पर अदालतों ने जैसा रुख दिखाया है वह जनतंत्र को लेकर उम्मीद जगाता है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 विद्यार्थियों को जमानत देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि विरोध का अधिकार संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार है और इसे आतंकी गतिविधियों में करार नहीं दिया जा सकता है। विडंबना है कि अदालत ने जिस तरह किसी कानून की व्याख्या करके आसान शब्दों में यह बताने की कोशिश की है कि वह सरकारों को कई बार समझ में नहीं आता है। अगर देश का कोई नागरिक किसी मुद्दे पर सरकार के रुख से असहमत होता है, इस पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेता है तो उसे आतंकी गतिविधि के तौर पर कैसे देखा जा सकता है। पैरा हमारे देश में समूची शासन पद्धति जनतंत्र की बुनियाद पर कायम है, लेकिन यह अक्सर देखा गया है कि किसी राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे पर विरोध जताने वाले व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर कभी आतंकवाद या कभी देशद्रोह से निपटने वाली सख्त कानूनी धाराएं लगा दी जाती हैं। इसके चलते आरोपी को जमानत तक मिल पाना मुश्किल हो जाता है। संभव है कि सरकार ने संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA सोच समझकर लागू किया हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि देश के सभी नागरिक बिना सवाल किए उससे सहमति रखें। दिल्ली में इस मसले पर पिछले साल व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों सहित JNU और जामिया मिलिया के बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया था। इसी दौरान दिल्ली में हुए दंगों के बाद कुछ विद्यार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उन पर UAPA जैसे सख्त कानून की धाराएं लगा दी थीं, जिसका उपयोग आमतौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल आरोपियों पर किया जाता है। पैरा यह एक तरह से बेहद अपरिपक्व तरीका है जिसके बारे में अदालत ने ठीक टिप्पणी की है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून में उपयोग किए गए निश्चित शब्दों और वाक्यांशों को लागू करने के दौरान बेहद सावधानी बरतनी होगी। साथ ही अदालत की यह राय बेहद अहम है कि असंतोष को दबाने और मामले के हाथ से निकलने के डर से राज्य ने संवैधानिक गारंटी वाले विरोध के अधिकार और आतंकी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला किया है। क्या इस तरह की अपरिपक्व कार्रवाइयों से लोकतंत्र को बचाया जा सकता है? क्या यह इस तरह के कानून को मकसद को बेमानी नहीं बना देगा? गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत विरोध प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है। किसी भी देश में जनतंत्र और जनतांत्रिक शासन पद्धति का जीवन तभी कायम रह सकता है जब तक वहां असहमति और विरोध जताने को अधिकार के तौर पर जगह मिलती हो। इस अधिकार के हनन से आखिरकार वहां जनतंत्र की बुनियाद कमजोर होगी। सवाल है कि संविधान में दर्ज जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व संभालती सरकारों को यह ध्यान रखना जरूरी क्यों नहीं लगता है कि उसकी
किसी गतिविधि या कार्रवाई से जनतंत्र पर सैद्धांतिक सवाल खड़े हो सकते हैं और उसकी रक्षा नहीं कर पाने के लिए खुद उसे कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। पैरा। टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही कुछ लोग भारत में बने दोनों टीकों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास करते देखे गए। उनमें कुछ विपक्षी दलों ने भी खुलकर सार्वजनिक मंचों से इनके प्रभाव को संदिग्ध करार दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि पहले चरण में जिन चिकित्सा कर्मियों और इस महामारी से निपटने में अगली धार पर काम करने वाले लोगों ने टीका लगवाने के लिए पंजीकरण कराया था, उनमें से भी बहुतों ने कदम वापस खींच लिए। इस तरह अनेक टीकाकरण केंद्रों पर टीकों की काफ़ी खुराक बर्बाद चली गई। मगर जब कोरोना की दूसरी लहर आई और वह ज़्यादा खतरनाक साबित हुई तो लोगों को टीकाकरण का महत्व समझ में आया और केंद्रों पर भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। तमाम विशेषज्ञ संक्रमण से बचने के लिए कोरोना रोधी टीके लगवाने पर जोर देते रहे। तब विपक्षी दलों ने टीकों की कमी का मुद्दा उठाकर सरकार पर निशाना साधने का प्रयास किया। अब जब दूसरे देशों से टीकों की खुराक मंगाकर पूरे देश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है, तब भी बहुत सारे लोगों में टीका लगवाने को लेकर हिचक और भ्रम बना हुआ है। पैरा। दरअसल टीकाकरण के शुरुआती दिनों में ही लोगों के मन में जो भ्रम बिठा दिया गया वह अभी दूर नहीं हुआ है। यही वजह है कि बार बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को लोगों को भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि टीके सुरक्षित हैं और उनका सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। कई जगह राज्य सरकारों को टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर कुछ कड़ी शर्तें भी थोपनी पड़ी हैं। फिर भी लोगों में अपेक्षित उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। जिन दिनों कोरोना संक्रमण पर काबू पाना सरकारों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था, उस दौरान भी अनेक जगहों पर टीकाकरण दलों को देखकर लोग गांव छोड़कर भागते देखे गए। कई जगह टीकाकरण दल पर हमले की खबरें भी आई। इन सब के पीछे शुरुआती चरण में ही टीकों को लेकर फैसला दिया गया भ्रम काम कर रहा है। तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने टीकों के प्रभाव को ही संदिग्ध बना दिया था। कोवैक्सीन में शामिल तत्वों को लेकर भी भ्रम फैलाए गए। दोनों टीकों के अंतिम परीक्षण के दौर से न गुजरने को लेकर भ्रम फैलाए गए। भ्रम के पांव बड़े चप्पल होते हैं। हमारे समाज में एक भ्रम फैलाए जाए तो उससे जुड़े कई भ्रम अपने आप पैदा होने लगते हैं। खासकर दूरदराज गांवों के कम पढ़े लिखे लोगों में सेहत आदि को लेकर ऐसे भ्रम बहुत जल्दी अपनी जकड़बंदी बना लेते हैं। पैरा। विचित्र है कि जब पूरी दुनिया के चिकित्सा विज्ञानी मान चुके हैं कि कोरोना संक्रमण से लड़ने का एकमात्र उपाय है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और वह टीकाकरण के जरिए ही संभव है, तब भी टीकों को लेकर लोगों का भ्रम दूर नहीं हो रहा। यह भी साफ हो गया है कि जिन लोगों ने टीकों की दोनों खुराक ले ली थी उन्हें दूसरी लहर का प्रकोप कम परेशान कर पाया। गनीमत है कि दूसरी लहर पर भी काबू पा लिया गया है, पर तीसरी लहर की आशंका अभी समाप्त नहीं हुई है और उसके ज़्यादा खतरनाक रूप में उभरने को लेकर चिंता जताई जा रही है।
ऐसे में जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों में टीकाकरण को लेकर भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें तार्किक ढंग से सोचना और मानवीय तकाजों के मद्देनज़र अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। पूर्ण विराम।